गुड मॉर्निंग माय डियर लर्नर्स। आज की क्लास में मैं डिस्कस करूँगा फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था जीनेसिस ऑफ जीएसटी के बारे में। आज की क्लास में मैं ये बात करूँगा फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आप लोगों को पता होगा शायद, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है जिसमें जो सेलर होता है वो टैक्स बर्डन क्या करता है, अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर देता है। यानी वो टैक्स जो होता है वो कंज्यूमर से लेके तब गवर्नमेंट को पे करता है इनडायरेक्टली रूप से। जैसे द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर, सो दस द burden of tax shifted to another person is called indirect taxes। ओके, जैसे एग्जांपल क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के, जीएसटी होती है एंड कस्टम ड्यूटी होती है। ये दो इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल होते हैं। यहाँ पे देखिए फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में फर्स्ट लिखा है एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। फर्स्ट पॉइंट है एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू का मतलब ये हो गया कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो किसी भी कंट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है रेवेन्यू का। यानी जो भी कंट्री का इनकम होता है, रेवेन्यू होता है, वो सबसे अच्छा रेवेन्यू माना जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट सोर्स में आती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर अ मेजर सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट worldwide and continue to grow as more countries move to consumption oriented tax regime। यही बोला गया है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होती है वो मेजर सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, वर्ल्ड वाइड एंड कंटिन्यू टू ग्रो एज मोर कंट्री मूव टू कंजम्पशन ओरिएंटेड टैक्स रेजिम्स। और बहुत सारे ऐसी कंट्री है जो क्या करती है, कंटिन्यू अपनी टैक्स रेजिम, यानी जो रेजिम का मतलब होता है कि उसकी रेट, टैक्स रेट को वो बढ़ाती रहती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी रेवेन्यू को क्या करे, कंज्यूम कर सके, बढ़ा सके। इन इंडिया इनडायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यूज़ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस से मोर देन 50% यानी 50% से ज़्यादा जो टोटल टैक्स रेवेन्यू होती है वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, यानी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो टोटल टैक्स रेवेन्यू होती है वो मोर देन 50% इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही आती है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट की बात करूँ, टैक्स ऑन कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज। टैक्स ऑन कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज का मतलब हो गया इट इज़ लिवाइड ऑन कमोडिटीज़ एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर और परचेज और सेल और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट देयर ऑफ। यानी ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होती है वो कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज पे लगाई जाती है। और ये कब लगाई जाएगी, जब कोई भी कमोडिटीज़ हो वो मैन्युफैक्चर किया जाएगा या परचेज़ किया जाएगा या सेल किया जाएगा, या फिर कोई भी हम सर्विसेज हैं जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे, सेल करेंगे, परचेज़ करेंगे, उस समय ये टैक्सेस लगाई जाती है। हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज कमोडिटी टैक्सेशन। इस वजह से इसे हम कमोडिटी टैक्सेशन भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो लिवाइड ऑन प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज। और ये जो टैक्स होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी जीएसटी जो होती है वो सर्विसेज के ऊपर भी लगाई जाती है। ठीक है, ना उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन का मतलब होता है यानी अपने जो बोझ है, यानी एक भार होता है टैक्स का, वो हम शिफ्ट करते हैं दूसरे पर्सन्स के ऊपर। ठीक है, सो देयर इज़ अ क्लियर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये साफ साफ यहाँ पे कह रहा है कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन होता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट जो कंज्यूमर होता है वो अल्टीमेट कंज्यूमर ही टैक्स पे कर देता है इनडायरेक्टली, क्योंकि कंज्यूमर को पता भी नहीं रहता है और वो कोई भी गुड्स परचेज़ करता है तो उस परचेस प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस लिखा रहता है और उसी के द्वारा वो अपने सारे टैक्सेस को सेलर को पे कर देता है और सेलर क्या करता है, वो टैक्स गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरीके से सेलर ने क्या किया, अपने टैक्स बर्डन को अल्टीमेट कंज्यूमर से रिसीव कर लिया। यही बोला गया है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। अब फॉर एग्जांपल जीएसटी पेड बाय द सप्लायर ऑफ द गुड्स इज़ रिकवर्ड फ्रॉम द बायर बाय इंक्लूडिंग द टैक्स इन द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे देखिए एग्जांपल में लिखा हुआ है
कि जो जीएसटी पेड किया जाता है सप्लायर ऑफ द गुड्स, सप्लायर का मतलब सेलर ही होता है, ठीक है, लेकिन जीएसटी में हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पे वो सप्लायर को ही लेके पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आगे सप्लायर के बारे में बताऊँगा आपको। सो जीएसटी पेड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स इज़ रिकवर्ड फ्रॉम द बायर। यहाँ पे बोला है कि जो भी जीएसटी पेड किया जाएगा सप्लायर के द्वारा वो क्या करेगा, बायर से रिसीव कर लेता है, रिकवर कर लेता है बाय इंक्लूडिंग द टैक्स इन द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी, यानी उस कमोडिटी के कॉस्ट में ही टैक्सेस को इंक्लूड करके वो बायर से रिसीव कर लेता है, रिकवर कर लेता है। सो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, अपने बर्डन को शिफ्ट कर दे रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच का मतलब हुआ, मतलब हम यानी जो सेलर और बायर होता है उन दोनों के आपस में कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि वो अलग से डायरेक्टली टैक्स पे करे। यानी गुड्स जब खरीदते हैं तो ये बायर और सेलर के इंटेंशन में ऐसा नहीं होता है कि वो प्राइस पे करने के अलावा अलग से कोई टैक्स भी उन्हें देना पड़े। सो इसलिए ये बोला गया है कि नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। पिंच यानी डायरेक्ट आपको पिंच नहीं किया जा रहा है, आपको डायरेक्ट कहा नहीं जा रहा है कि आप गुड्स परचेज़ किए हो और साथ में आपको इतने रुपये टैक्स भी देना होगा। सो इसलिए बोला गया है नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। सिंस वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इज़ जनरली इनबिल्ट, यानी इनबिल्ट का मतलब होता है इन्वॉल्व इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, most of the time the taxpayer pays the same without actually knowing that he is paying tax to the government। यही बता रहा है यहाँ पे कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू होती है उस वैल्यू में ऑलरेडी क्या होती है, कमोडिटी के प्राइस के साथ जुड़ा रहता है जो टैक्स की वैल्यू होती है, यानी जो टैक्स पे करता है उस टैक्स की प्राइसेस ऑलरेडी क्या होती है, कमोडिटी के प्राइस में इंक्लूड रहती है। So the taxpayer does not perceive a direct pinch while paying indirect taxes। So इस तरह से जो टैक्स पेयर होता है वो डायरेक्टली पिंच नहीं करता है बायर को, डायरेक्टली वो कहता नहीं है कि आप टैक्स पे करो इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है, इन्फ्लेशन आपने वर्ड सुना होगा, इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में ये होता है कि अक्सर जैसे पास्ट में मुझे कोई गुड्स की प्राइसेस 10 रुपीज़ की मिल रही थी, कोई गुड्स मुझे 10 रुपये का मिल रहा था, लेकिन फ्यूचर में यानी प्रेजेंट में वो मुझे अब उसे 15 रुपीज़ देना पड़ा, यानी 15 रुपया देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 5 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो किस वजह से दे रहे हो, इन्फ्लेशन के वजह से। तो इसी को इन्फ्लेशन बोला जाता है। यानी इन्फ्लेशन में क्या होती है, जो मनी की वैल्यू होती है वो डिक्लाइन हो जाती है और जो गुड्स की वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। सो यहाँ पे बोला है कि यानी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है वो क्या करता है, वो इन्फ्लेशन करवाता है, यानी इन्फ्लेशन होता है। सो टैक्स इम्पोज ऑन कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज caused an all around प्राइस स्पायरल। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी कमोडिटी एंड सर्विसेज होती है उस पर टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है। इम्पोज का मतलब होता है टैक्स लगा देना। इसका रीज़न ये बोला गया है क्योंकि ये प्राइस की वजह से, यानी जो कमोडिटी एंड सर्विसेज होती है उसके ऊपर टैक्स लगाने का रीज़न होता है प्राइस, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होती है, डायरेक्टली अफेक्ट करती है, किसको अफेक्ट करती है, प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज, यानी जो भी सर्विसेज या कमोडिटी है उसके प्राइस के ऊपर ये डायरेक्टली अफेक्ट करती है। यानी अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है, अगर उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ बोला गया है। एंड लीड्स टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, इस वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड बढ़ जाता है और ये लीड करता है, ठीक है। यानी इन्फ्लेशन होने का रीज़न क्या हुआ, आपको ये चीज़ पता हो जाना चाहिए। अब इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है, क्योंकि अल्टीमेट क्या होता है कि जो कॉस्ट प्राइस होती है और साथ में अगर वो टैक्स पे किया है तो वो कॉस्ट प्राइस प्लस जितना भी जो मैन्युफैक्चरर है टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, वो इंक्लूड करके अल्टीमेट कस्टमर से रिकवर करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है वाइडर टैक्स बेस। वाइडर टैक्स बेस इसलिए बोला गया है, क्या बोला गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अल्टीमेट हम कोई भी चीज़ परचेज़ करेंगे तो मुझे हर एक चीज़ पे मुझे टैक्स पे करना होता है इनडायरेक्टली तरीके से। लेकिन
डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, मुझे पता है कि हाँ मैं टैक्स पे कर रहा हूँ गवर्नमेंट को, हर इंडिविजुअल पर्सन जाके एक पर्टिकुलर डेट पर गवर्नमेंट के अकाउंट में एज अ टैक्स वो पे करता है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, ऐसा तो नहीं होता है, आप कोई भी चीज़ परचेज करने जाओ और मुझे इनडायरेक्टली उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। सो इसलिए ये बोला गया है वाइडर टैक्स बेस, ठीक है। द इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव अ वाइड टैक्स बेस, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन विथ लो थ्रेशोल्ड लिमिटेशन। मतलब ये बोला गया है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती है जिसकी टैक्स प्राइसेस क्या होती है, यानी जो टैक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लो होती है, कम रखी जाती है। तो इस वजह से ये वाइडर होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट एंड बहुत सारे सर्विसेज होती है जिस पे हर एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे टैक्स लगाई जाती है। सो इस वजह से नाउ नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है प्रमोट सोशल वेलफेयर। हाँ, जाहिर सी बात है, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता ही है। हाई टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स, यानी जब टैक्स हाई होगा तो ठीक है, जब कोई भी टैक्सेस अगर हाई होगा, अगर हाई चार्ज किया जाएगा किसी भी हार्मफुल प्रोडक्ट के ऊपर, तो क्या होगा, लोग उसे ख़रीदना उसे लोग कम खरीदेंगे, जाहिर सी बात है। ऑल्सो नोन एज अ सिन गुड्स, और इस तरह के जो हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, सिन गुड्स बोला जाता है, पापी गुड्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। सच एज जैसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होता है, टोबैको प्रोडक्ट्स होता है। दिस नॉट ओनली चेक देयर कंजम्पशन बट ऑल्सो एनेबल द स्टेट टू कलेक्ट सब्सटेंशियल रेवेन्यू, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, जो भी ऐसी प्रोडक्ट है जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है, ठीक है, तो उस सारे प्रोडक्ट पे क्या होता है, गवर्नमेंट ज़्यादा चार्ज करती है टैक्स, ठीक है, ताकि लोग उसको कंज्यूम करना कम कर दे या फिर बंद कर दे, इस वजह से। तो ये इस तरीके से अगर मैं सोचूं तो ये समाज के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए यहाँ पे एक टर्म्स आया, प्रमोट्स सोशल वेलफेयर, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज़ रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है कि जैसे कि अगर आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होती है वो इक्वल होता है, चाहे कोई गरीब पर्सन हो चाहे अमीर हो। अगर मैं कोई सपोज़ मान लो, अगर मैं कोई लैपटॉप ख़रीदने जा रहा हूँ, तो लैपटॉप की प्राइसेस सबके लिए इक्वल होती है, ठीक है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो इस वजह से इसमें क्या होती है, रिग्रेसिव होती है ये, ठीक है। जनरली द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होती है, रिग्रेसिव इन नेचर होती है। द रिच एंड द पुअर हैव टू पे द सेम रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन सर्टेन कमोडिटीज़ ऑफ मास कंजम्पशन, ठीक है। आप चाहे जितना भी सर्टेन कमोडिटी ख़रीद लो, किसी भी कमोडिटी को आप एक सर्टेन क्वांटिटी में ख़रीद लो, लेकिन फिर भी एक, चाहे कोई रिच पर्सन हो चाहे कोई पुअर पर्सन हो, ठीक है, यानी गरीब लोग और अमीर लोग दोनों के लिए सेम रेट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करना पड़ता है। सो इस वजह से ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है, ठीक है। इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। जबकि आप डायरेक्ट टैक्सेशन में क्या होता है, वहाँ पे तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब हो गया कि अगर किसी भी पर्सन का इनकम ज़्यादा होगा तो उसे टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है, और अगर उस पर्सन का इनकम कम होगा तो उसे कम टैक्स पे करना पड़ता है। इस वजह से वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है डायरेक्ट टैक्सेशन। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये क्या होते हैं, रिग्रेसिव इन नेचर होता है, ठीक है। सो दिस में फर्दर इंक्रीजेज द इनकम डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है, ठीक है, कि जो इनकम होता है, इनकम में ये डिस्पैरिटी आ जाती है, यानी डिफरेंट क्रिएट करता है द रिच पीपल एंड द पुअर पीपल, ठीक है। सो ये आपके फीचर्स थे, फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो आपको ये समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। थैंक यू।